हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन। चलिए लेबर लेजिस्लेशन टॉपिक पर कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट टाइम द मे डे वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन। ऑप्शंस हैं A 1978, B 2004, C 1927, D 1951। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मे डे आज भी मनाया जाता है, इसे लेबर डे भी कहते हैं। फर्स्ट में सबसे पहले ये मनाया गया था 1927 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1927। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू क्लोज डाउन अ फैक्ट्री द ऑक्यूपायर हैज टू गिव डैश डेज नोटिस टू द अथॉरिटीज। अगर किसी फैक्ट्री को परमानेंटली बंद करना हो, क्लोज डाउन का मतलब उसे बंद करना, चाहे किसी भी रीजन से वो उसे आगे नहीं चलाना है, तो ऑक्यूपायर को कितने दिन पहले नोटिस देना होगा प्रॉपर अथॉरिटीज को। ऑप्शंस हैं ए 30 डेज, बी 60 डेज, सी 20 डेज, डी नन ऑफ दिस। अगर कोई भी फैक्ट्री चल रही है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो ये प्रोविज़न बनाया गया है अगर उस फैक्ट्री को कोई ऑक्यूपायर देख रहा है कि उसमें उसे लॉस हो रहा है या फिर अब नहीं चला सकता, तो उसे बंद करना है, तो उसे 60 डेज बिफोर यानी कि 2 महीने पहले इस चीज़ की सूचना प्रॉपर वे में देनी होती है अथॉरिटीज़ को कि अब मुझे इस फैक्ट्री को या इस कंपनी को बंद करना है, तभी वो उसे बंद कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ILO इज नॉट ट्रू। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिसका कि कब गठन हुआ था 1919। ये कुछ तो इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पर नॉट दिया हुआ है, नॉट ट्रू। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए ILO passes only recommendations, ILO सिर्फ रिकमेंडेशन पास करता है। बी ILO is a tripartite body. C ILO was established in 1919. D ILO conventions are mandatory for those countries which ratify them. तो ILO जो है वो लेबर प्रॉब्लम्स, लेबर वेलफेयर से संबंधित कुछ कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस को पास करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है। इसमें लिखा है कि ILO passes only recommendations। अब तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शंस को भी देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। ILO इज अ ट्राइपार्टाइट बॉडी। अभी मैंने बताया था कि बाईपार्टाइट ट्राइपार्टाइट बॉडी होती है। बाईपार्टाइट बॉडीज में कि दो ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के मेंबर्स होते हैं। ट्राइपार्टाइट बॉडीज वो होता है जिसमें एम्प्लॉयर के मेंबर होते हैं, एम्प्लॉयज़ के मेंबर होते हैं और गवर्नमेंट के भी मेंबर होते हैं। तो ILO में ये तीनों बॉडीज के मेंबर होते हैं, इसलिए ट्राइपार्टाइट बॉडी है। ILO was established in 1919, ये भी सही है। ILO conventions are mandatory for those countries which ratify them। तो ILO का जो भी कन्वेंशंस वो पास करता है, उसको जो भी मेंबर कंपनी है अगर उसको रेटिफाई करते हैं तो उसके रूल्स को मानना उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो ये भी सही है। होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। ILO पे एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी लेसन्स, उस
वेट कीजिए, फिर आपको ILO चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच शेड्यूल of Industrial Dispute Act 1947 gives the list of unfair labor practices? A. First schedule, B. Third schedule, C. Fifth schedule, D. None of these. इसका सही क्या आंसर है आप बताएं। देखिए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कुछ लिस्ट दिया हुआ है जिसको कि कहा गया है कि अगर कोई वर्कर्स या एम्प्लॉयज इस तरह के एक्शन करता है तो अनजस्टिस अनफेयर है। तो वो किस शेड्यूल में दिया गया है? तो ये 5th शेड्यूल में दिया गया है। इसे याद करने की चीज़ है, इसे याद कर लीजिए। ये फैक्ट्रीज एक्ट में भी बहुत सारे शेड्यूल्स है, उसको भी याद करना जरूरी है। डिस्प्यूट एक्ट में भी किस शेड्यूल में क्या दिया गया है ये याद करना बहुत ज़रूरी है। बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो डिस्प्यूट एक्ट 1947 में के 5th शेड्यूल में अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5th शेड्यूल। बाकी और शेड्यूल में और क्या क्या चीज़ है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात कही गई है। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है किसी भी जब कोई प्रॉब्लम राइज होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है तो उसके बारे में अगर कुछ इंक्वायरी करवाना होता है तो गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करती है। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है चेयरमैन एंड 2 और 4 मेंबर्स। ऑप्शन बी है 1 और मोर पर्सन्स। सी है 5 पर्सन्स। डी है नन ऑफ दिस। तो सही इसका आंसर क्या है? अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो बता देंगे तुरंत, लेकिन अगर नई जानकारी तो मैं बता दूं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में या तो 1 पर्सन या उससे ज़्यादा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस तरह का एक प्रॉब्लम है, किस तरह का सिचुएशन है और किस तरह के प्रॉब्लम के लिए इंक्वायरी करवानी है। उस अनुसार नंबर्स ऑफ पर्सन डिसाइड किया जाता है। 1 है तो वही तो कुछ नहीं, अगर 1 से ज़्यादा है, 2 है तो उनमें से 1 को चेयरमैन बनाया जाता है। तो और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के संबंध में एक बात और याद रखिए कि इन्हें अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को 6 महीने के अंदर देना होता है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं कितने दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट देना होता है, तो 6 मंथ्स। और ये किस एक्ट से संबंधित है? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन नंबर 2 और 4 मेंबर्स दिया है तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि 1 और मोर पर्सन। लेकिन जब 1 पर्सन है तो चेयरमैन नहीं होता, 1 और मोर पर्सन तो उसमें से 1 पर्सन को चेयरमैन बनाया जाता है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने जितने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद करें, समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और इससे संबंधित अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है या लेबर लेजिस्लेशन से संबंधित कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएं। मैं उस पर और भी वीडियोस बना दूंगी, क्लैरिफिकेशन कर दूंगी। डाउट्स को मैसेज के थ्रू भी आप क्लियर कर सकते हैं, मैं उसमें भी जवाब दे के आप मैसेज के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी दिक्कत है कहीं भी, किसी भी यूनिट्स में, किसी भी चैप्टर्स में, किसी खास चैप्टर का आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे वीडियोस आपसे कैसे लगे ये भी बताएं। अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, कहीं कुछ सजेशन है तो वो दीजिए। आपका कमेंट्स हमें मोटिवेट करेगा तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी और जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाएगा। क्लियर करना यूजी नेट आसान नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है, अच्छे से तैयारी किया जाए तो। JRF थोड़ा हार्ड है, JRF के लिए तो ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके लिए थोड़ा डीप नॉलेज की ज़रूरत है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, देखते रहिए,
आगे का और भी वीडियोस और भी मेरे लेसन्स जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय।